और बनोगे, ये तो कंफर्म है ना अधिकारी बनने के लिए। अधिकारी के सामने ये अधिकारी क्या कौन सा होता है? लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। क्या होता है? लोक सेवक। यानी जनता के सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं, और इधर कौन है? सरकार है, ये गवर्नमेंट है। मान लो इसका नाम मैंने रख दिया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कि संविधान से बंधी हुई है, डीपीएसपी से, वो कहती है कि भाई भारत को लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। यानी वेलफेयर मतलब गरीबी हटाने के लिए सरकार को पैसा दे, सड़क बनाने के लिए दे, बिजली दे, स्वास्थ्य के लिए दे, ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाए, हम और ज्यादा स्पेस क्राफ्ट अपने भेज सकें। तो इसके बारे में जो है वो बात होती है। ये कौन करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हर साल इसके लिए वो क्या बनाती है? बजट बनाती है, एक मकसद को लेकर। चलो गरीबी निवारण करेंगे, इस बार हम सभी बच्चों का टीकाकरण करेंगे, पोलियो वैक्सीन देंगे, XYZ सारी बातों को लेकर। लेकिन इस बजट को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? लोक सेवक। अब ये जो होता है ये लोक सेवक है। मैंने आपको रख दिया कि आप लोक सेवक हैं थोड़ी देर के लिए। ये लिंक होता है किसके बीच में? गवर्नमेंट। आप किसके बीच में लिंक होंगे? गवर्नमेंट जो कि एक इच्छा रखती है कि देश से गरीबी खत्म हो, सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स बने, जो है ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, बाल विवाह कम हो। हर अपनी गवर्नमेंट का सबका एक टास्क होता है। पर्यावरण सुरक्षित रहे, जो है सफाई बढ़े, ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच की व्यवस्था खत्म हो। और आप लिंक होते हैं किसके बीच में? जनता के बीच में। ये पब्लिक है। ये जो अभी मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा, तो ये जो इसको हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोसाइटी। अब ये बड़ी हेटेरोडॉक्स होती है, बहुत ही अलग है। कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई जाति से जुड़ा हुआ है, कोई विचारधारा से, कोई जेंडर से, कोई भाषा से, कोई क्षेत्र से, कोई स्टेटस से, कोई वर्ग से ये जुड़े हुए हैं। अलग अलग तरह के लोग एक जगह रह रहे हैं। आपने कहा कि स्वच्छता बढ़ानी है, और चाचा कह रहे नहीं है, जब तक हम खेत की तरफ निकलेंगे नहीं तब तक हमारा काम होगा नहीं। तो ये बड़ा ही एक दिक्कत वाली बात यहां हो जाती है। अब आपको समझाना है और आपको कन्विंस करना है। अब जरा ध्यान से देखो कि सरकार ये कह रही है कि आपको ये चीज करने, आपको ये लक्ष्य प्राप्त करके हमें देना है। गांव में हमें सड़क चाहिए, या अभी आपने देखा कि 100% कह रही गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराओ, सभी जो गर्भवती महिलाएं उनको पोषण दो और उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराओ। अब पता चला गांव में ही 50 तरह की दिक्कतें। वो बोले नहीं, हमारे मान लो किसी की सास बोली, कह रहे नहीं हमारी बहू अस्पताल नहीं जाएगी, हमारे यहाँ इनके पापा, उनके पापा, इनके पापा जो है वो फलाने फलाने ऐसे पैदा हुए। दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। अब आपको अपना प्रोग्राम गवर्नमेंट कह रही कराओ, ये कह रहे नहीं कराओ। अब आपको सामने क्या दिक्कत आती है? एक सिचुएशन आ जाती है, और इस सिचुएशन में आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास कोई भी मैनुअल नहीं है। कोई मैनुअल नहीं कि पढ़ के बटन दबा दिया और हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा? रीजनिंग करनी पड़ेगी। रीजनिंग, जो वर्ड निकल कर आया है रीजन से। रीजन का मतलब होता है कारण, क्योंकि हर कारण एक प्रभाव पैदा करता है। एवरी रीजन क्रिएट एन इफेक्ट। बड़े ध्यान से इसको लाइन को लिखो, बड़ा खास लाइन है। यही यूपीएससी सिर्फ 2 वर्ड में है। रीजन इफेक्ट अगर तुमने मेरे साथ सीख लिया, एनालिटिकल माइंड तुमने सीख लिया, तो मैं कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं पाएगी। हम प्रॉब्लम में इसलिए क्योंकि हम रीजन इफेक्ट को समझते ही नहीं है। कारण और प्रभाव, कोई भी चीज हो रही उसका कारण है, चाहे वो सफलता हो, चाहे असफलता हो, जीत हो, हार हो, कुछ भी हो, और उसका प्रभाव। चंद्रयान 2 छोड़ा गया और वो क्या हुआ? अपनी ऑर्बिट में सक्सेसफुली वो जो है वो नहीं लैंड हो पाया। तो प्रभाव क्या पड़ा? पूरी दुनिया ने, भारत, पाकिस्तान जैसे लोग भारत के बारे में बोलने लगे। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया, जो हमें गरीबों का देश फलाना कहते थे, आज वो हमें एलीट क्लब में कह रहे हैं कि दुनिया का पहला देश जो साउथ पोल पे पहुंच गया। तो कारण और प्रभाव, ये क्या होता है? अगर हम कहें प्रभाव, भारत की शक्ति बढ़ गई, भारत स्पेस पावर बन गया, तो उसका कारण होगा। तो कारण और प्रभाव दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। बड़े ध्यान से समझना, कारण और प्रभाव। इस संसार में जो कुछ भी लॉजिकल है वो क्या है? कारण और प्रभाव की वजह से है। अगर देश गरीब है तो उसके कारण है। तो गरीबी क्या है? प्रभाव है। तो गरीबी का कारण, जिस दिन तुमने ये 2 वर्ड को सही से तुमने समझ लिया, कॉज एंड इफेक्ट, उस दिन तुम्हें यूपीएससी समझ में आना शुरू हो जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग का फंडामेंटल होता है। आप क्या सोचोगे, भाई ये जो चचा हैं, ये ओपन डिफिकेशन, सरकार कह रही है कि हमें तुम्हारे जिले में 0
खुले में शौच नहीं चाहिए। और चचा जो है वो तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं, देखो शास्त्रों में ये लिखा है, ढिकाना में ऐसा हुआ है, फलाना चीजें ऐसी हुई हैं, तो आप इसके बारे में बहुत सी बातें करते हो। अब सवाल ये है कि चचा को समझाएं कैसे, तो आपको कारण प्रभाव लाना। आप चाचा को लाठी भी नहीं मार सकते क्योंकि आप लोक सेवक हैं, मालिक नहीं है, आप लोक सेवक हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको गवर्नमेंट के टास्क पूरे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नई लॉजिक को डेवलप करना, समझाना पड़ेगा, पीयर ग्रुप बनाने पड़ेंगे, आपको उनको बताना पड़ेगा कि इससे कितनी बीमारियां होती हैं। वो अपने तर्क देंगे, आपको अपने तर्क देने होंगे। यानी ऑफिसर बनने का पहला गुण क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव द रीजनिंग माइंड। बड़े ध्यान से लिख लो इसको, ऑफिसर बनने के लिए पहला गुण होना चाहिए, यू मस्ट हैव रीजनिंग माइंड। यानी वहीं से आपको सॉल्यूशन निकालना है, वहीं से आपको सॉल्यूशन निकालना है। यस, हेलो, ठीक है, मैं बात करता हूं, अभी क्लास से निकल गया। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कारण और प्रभाव क्या चीज होती है, है ना। तो आपकी पहली शर्त मानना जा रहा है कि आपके पास रीजनिंग माइंड होना चाहिए, क्योंकि आपको सिचुएशन को एनालिसिस करके क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना या क्राइसिस मैनेजमेंट करना है। और ऑफिसर्स को ये बहुत करना पड़ता है, पूरी लाइफ में ये काम करते रहना पड़ता है। क्राइसिस, दंगे हो गए तो हमेशा बल प्रयोग नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं वहां के जो बुजुर्ग आदमी, पहले उनको पकड़ते हैं कि चाचा आप चल के समझाओ, आपकी बात सुनी जाती है। तो हर तरीके से, जहां लाठी चलानी होती है वहां लाठी चलाते हैं, जहां बातचीत करनी होती है वहां बातचीत करते हैं, जहां शांति प्रक्रिया अपनानी होती है वहां शांति प्रक्रिया अपनाते हैं, कौन सी धारा लगाई जाएगी, क्या किया जाएगा, वो सारी चीजें वो मैनेज करते हैं। तो रीजनिंग माइंड सबसे इंपॉर्टेंट। तो इस एग्जाम का जो पहला नेचर है वो क्या है, आपका रीजनिंग माइंड चेक करना। और ये क्या है, स्क्रीनिंग है, इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है प्रीलिम्स में कौन इस एग्जाम में आगे जाने योग्य है या नहीं है। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके जोड़े नहीं जाते फाइनल मार्क्स में, ये सिर्फ कट ऑफ है। तो वो किस लिए, ताकि ये देखा जाए कि आप सीरियस कैंडिडेट हो या नहीं हो। अब आ जाओ मुख्य परीक्षा पर, मेंस पे। मेंस क्या है, व्हाट इज द मेंस, प्री समझ में आया। ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, ये आपका कैरेक्टर है। तो अगर आप आज से जब पढ़ना शुरू करें, तो अगर आप रीजनिंग माइंड के हैं, तो जब मैं सिलेबस एनालिसिस कराऊंगा तो उसका मकसद क्या है, आपका रीजनिंग माइंड चेक करना। ये सिलेबस हम लोग रट लेते हैं, सिलेबस रटना नहीं है। मैं चाहता तो आज उठाता और सिलेबस पढ़ाना, बहुत से लोग कह रहे होंगे सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं है इसकी तुम्हें। सबसे पहले जानो तो मुझे पढ़ना क्यों है और पढ़ने का मेरा मकसद क्या है। अब जब तुम कॉज एंड इफेक्ट के साथ पढ़ोगे सिलेबस, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज जो पढ़ाई जा रही है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम महिला सशक्तिकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण के प्रभाव क्या क्या होंगे। अब तुम ऑटोमेटिकली, अगर तुमने आज मेरी इस पॉइंट को लिखा कि अब से जो हमें पढ़ना है कॉज एंड इफेक्ट के साथ पढ़ना है, अपने आप तुम ढूंढना शुरू कर दोगे। और अभी तुम चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो घर जाके। अगर एक महिला सशक्त हो जाती है, एक महिला सशक्त हो जाती है, तो महिला के सशक्त होने के क्या क्या कारण होंगे, और एक महिला अगर सशक्त हो जाती है तो क्या क्या प्रभाव होंगे। लिख सकते हो आज तुम लोग, घर जाके होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हें समझ में आएगा यूपीएससी है क्या बेसिकली। और तुम जो समझ रहे थे वो उससे डिमांड सप्लाई अलग है। तुम राशन की दुकान पे जूता ढूंढ रहे थे, सही दुकान पे पहुंचो। तो कॉज एंड इफेक्ट, एक महिला के सशक्त होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वुमेन को इंपावर करना है, कैसे तुम इंपावर करोगे, कारण मतलब उसके कैसे तुम उसकी प्रक्रिया को स्थापित कर सकते हो, और उसके क्या क्या अगर एक महिला, एक वुमेन जो है इंपावर हो गई, इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पढ़ी लिखी महिला है, मान लो महिला को तुमने पढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से उसके बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। वो अपने बच्चे की एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की हेल्थ को लेकर भी कंसर्न हो सकती है, क्योंकि मां से ज्यादा अपने बच्चे की हेल्थ की देखभाल और कोई नहीं कर सकता। तो उसके हेल्थ को लेकर सबसे, और अगर मां इस चीज को अवेयर है, तो इसका मतलब बच्चा के स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का तुम्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो पहली चीज तो ये हो गई। और सोचो, तो अगर सोचोगे,
अब मैंने कहा सोचो, तो यूपीएससी में जब रीजनिंग आ जाती तो फिर अगला स्टेप होता है सोचना, आप थिंक करना। और जिस दिन तुमने थिंक करना शुरू कर दिया, एग्जाम तुम्हारा है। क्यों? इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? तुम्हारा सिलेबस तुम्हें आसपास दिखने लगेगा। जब कोई महिला तुम्हें दिखाई पड़ेगी, बोझा ढो रही है, घर के काम कर रही है, तो अब तुम्हारे लिए वो सिलेबस का पार्ट होगी। चलो इसका बिहेवियर एनालिसिस करते हैं, इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये अपना परिवार कैसे चला रही होगी, इसके जीडीपी में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके इन्हांसमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, ये स्किल वर्क कर रही है, अनस्किल वर्क कर रही है। देखो कितने क्वेश्चन निकलते चले जा रहे हैं। तो अनस्किल वर्कर से इसको स्किल में कैसे लेके जा सकते हैं। मान लो स्किल हो गई, कोई काम करना चाहती है, किसी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसको इन्वेस्टमेंट देने की सुविधा है या नहीं है? अब वो तार जोड़ने शुरू हो जाएंगे, और जिस दिन तुमने तार जोड़ लिया, उसमें पढ़ाई में एक नया मेथड आ जाएगा, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। सुना होगा तुमने, अंतर विषयक ज्ञान। यूपीएससी की सबसे बड़ी ताकत होती है।